बात बहुत पुरानी है। एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा और चारों रानियों को ये दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा इस विचार से अवसाद में डूबा रहता कि उत्तराधिकारी के अभाव में उसके बाद राज्य का भार कौन संभालेगा। एक दिन राजा की सभा में एक आदमी आया और उसने बताया कि अमुक स्थान पर एक ओझा रहता है जो झाड़ फूंक जादू टोना जानता है और उसके मंत्रों के प्रभाव से कई बांझ स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है। राजा को उस आदमी की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा कि उस ओझा से मिल लेने में कोई हानि भी तो नहीं है। ये विचार करके राजा अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर ओझा से मिलने चल पड़ा। सघन वन के मध्य ओझा की झोपड़ी थी। राजा ने ओझा के पास पहुंचकर उसे अपनी समस्या बताई। राजन, आपकी चारों रानियां संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं हैं, किंतु आपकी 5वीं रानी से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वो पुत्र शूरवीर होगा और आपके राज्य के लिए एक योग्य शासक सिद्ध होगा। ओझा ने कहा। किंतु मेरी 5वीं रानी तो है ही नहीं, राजा ने कहा। आपको अभी लौटते समय वन में एक अनाथ बैगा युवती मिलेगी। आप उससे विवाह करिएगा, वही बैगा युवती आपकी रानी बनकर आपको उत्तराधिकारी प्रदान करेगी, ओझा ने कहा। राजा ने ओझा को प्रणाम किया और अपने महल की ओर लौट चला। रास्ते में उसे किसी युवती के रोने का स्वर सुनाई दिया। पता करो कि ये कौन रो रहा है, राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही ढूंढ खोज में लग गए। अंततः उन्हें एक युवती दिखाई दी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। सिपाही उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। तुम कौन हो? यहाँ घने वन में क्यों रो रही हो? राजा ने उस युवती से पूछा। मैं एक अनाथ हूँ। मैं अपने दूर के संबंधियों के साथ रहती थी, किंतु आज उन लोगों ने मुझे यहाँ वन में लाकर छोड़ दिया। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वो युवती पुनः रोने लगी। क्या तुम बैगा हो? राजा ने युवती से पूछा। जी हाँ, किंतु आपने ये कैसे जाना? युवती को आश्चर्य हुआ। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर तो कोई बैगा युवती ही हो सकती है। तुम घबराओ नहीं, यदि तुमको स्वीकार हो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, राजा ने उस युवती से कहा। राजा समझ गया था कि ये वही युवती है जिसके बारे में ओझा ने बताया था। युवती को भला क्या आपत्ति होती, हर युवती रानी बनना चाहती है। उस युवती ने भी सहर्ष स्वीकृति दे दी। राजा युवती को लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन उसने बैगा युवती से विवाह कर लिया और उसे अपनी 5वीं रानी बना लिया। वो युवती बैगा रानी कहलाने लगी। बैगा रानी के आने से शेष चारों रानियों को अच्छा नहीं लगा। वे बैगा रानी से चिढ़ने लगी। जब रानियों को पता चला कि बैगा रानी गर्भवती हैं तो वो चिंतित हो उठीं। उन्हें लगा कि यदि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया तो उन सबकी अपेक्षा बैगा रानी का महत्व बढ़ जाएगा। जबकि राजा को बैगा रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वो फूला नहीं समाया। उसे लगा कि ओझा का कथन अक्षरशः सत्य हो रहा है। उसे अब अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चारों रानियों ने तय किया कि बैगा रानी की संतान को जीवित ही नहीं रहने देंगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगी कि बैगा रानी ने संतान को जन्म दिया है। षड्यंत्र रचकर चारों रानियां बैगा रानी की देखभाल का नाटक करने लगी। संतान के जन्म का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची। महाराज, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी राजा मिलेगा। ऐसे शुभ अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, पहली रानी ने कहा। तुम ठीक कहती हो, राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थीं कि बैगा रानी जब संतान को जन्म दे उस समय राजा महल में ना रहे। राजा के जाने के बाद दूसरी रानी बैगा रानी के पास पहुंची। बहन, हम चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट ना हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ रहेगी, दूसरी रानी ने बैगा रानी से कहा। बैगा रानी थी भोली, और फिर भला कौन सी माँ रसी होगी जो अपनी संतान का भला ना चाहेगी। बैगा रानी ने दूसरी रानी की बात मान ली और धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ गई। जैसे ही बैगा रानी बैठी वैसे ही उसकी कोख में हलचल हुई और संतान का जन्म हो गया। तीसरी रानी पहले से ही तैयार खड़ी थी। उसने बैगा रानी की संतान को, जो कि एक सुंदर पुत्र था, उठाकर चौथी रानी को सौंप दिया और पुत्र के स्थान पर एक गोल पत्थर रख दिया। चौथी रानी ने बैगा रानी के पुत्र को अपनी दासी को दिया कि वो उसे ले जाकर वन में भूमि में गाड़ाए। दासी के जाते ही चारों रानियों ने बैगा रानी का सिर धान के कोठे से निकाला और विलाप करने लगी कि बैगा रानी ने तो पुत्र को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दिया है। तत्काल राजा को बुलवा लिया। राजा ने पुत्र के स्थान पर पत्थर देखा तो वो आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि ओझा ने उसे मूर्ख बनाया और किसी डायन या चुड़ैल को उसके मत्थे मर दिया है, अन्यथा कभी कोई स्त्री किसी पत्थर को जन्म कैसे दे सकती है। राजा ने बैगा रानी को महल से निकाल दिया और वापस वन में भेज दिया। बैगा रानी के पास पुत्र के पैदा होने का कोई साक्ष्य नहीं था, अतः वो क्या कर सकती थी।
उसने भी राजा की आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लिया और दुखी मन से वन में चली गई। इसके बाद चारों रानियों ने राजा को समझाया कि हमें प्रजा को ये नहीं बताना चाहिए कि उसने एक पत्थर को जन्म दिया था, अन्यथा प्रजा के मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें ये घोषित कर देना चाहिए कि बैगा रानी बच्चे को जन्म देते समय मर गई और उसका बच्चा भी नहीं बचा। लेकिन हम बैगा रानी के शव के बदले किसका अंतिम संस्कार करेंगे? राजा ने पूछा। बैगा रानी के शव के बदले मैं हानि दासी का शव रख दूंगी, चौथी रानी ने कहा। चारों रानियां षड्यंत्र में सहायता देने वाली उस दासी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहती थीं, ताकि वास्तविक बात किसी को कभी भी पता न चल सके। चारों रानियों ने ऐसा ही किया। बैगा रानी के शव के बदले दासी का शव रख दिया और धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार करा दिया। उधर जब दासी बैगा रानी के पुत्र को भूमि में गाड़ रही थी तो उसका ये कृत्य एक शेरनी ने देख लिया था। दासी के जाने के बाद शेरनी ने भूमि से बैगा रानी के पुत्र को निकाला और अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। लो, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा भाई लाई हूँ, शेरनी ने अपने शावकों से कहा। शेरनी के 4 शावक थे। चारों अपने छोटे भाई के रूप में बैगा राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेरनी भी अपने शावकों के साथ बैगा राजकुमार का लालन पालन करने लगी। धीरे धीरे बैगा राजकुमार और शावक बड़े हो गए। बैगा राजकुमार एक सुंदर युवक बन गया और शावक बलशाली शेरों के रूप में विकसित हो गए। एक दिन बैगा राजकुमार ने अपनी शेरनी माँ से कहा कि मुझे एक धनुष बाण दिला दो, जिससे मैं पूरे परिवार के लिए शिकार किया करूंगा। शेरनी बैगा राजकुमार के लिए धनुष बाण बनवाने लोहार के पास पहुंची। लोहार ने एक बहुत बड़ा और भारी भरकम धनुष बाण बना दिया। शेरनी ने धनुष बाण बैगा राजकुमार को दे दिया। उस दिन से बैगा राजकुमार अपने पूरे परिवार के लिए शिकार करने लगा। एक दिन राजा का एक सिपाही भटकता हुआ वन में आ पहुंचा। उसने बैगा राजकुमार को धनुष बाण से शिकार करते देखा। इतना बड़ा धनुष बाण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने विचार किया कि यदि ये धनुष बाण मैं अपने राजा को भेंट करूं तो वो मुझे बहुत सारा इनाम देगा। इस लोभ में पड़कर सिपाही ने बैगा राजकुमार का पीछा किया। शिकार करते करते जब बैगा राजकुमार थककर सुस्ताने बैठ गया और उसे झपकी लग गई तो सिपाही ने चुपके से उसका धनुष बाण अपनी पीठ पर लादा और भाग खड़ा हुआ। जब बैगा राजकुमार की आंख खुली तो उसे अपना धनुष बाण नहीं दिखा। उसने बहुत ढूंढा किंतु उसे नहीं मिला। वो दुखी मन से अपनी गुफा में लौट आया। उधर सिपाही ने धनुष बाण ले जाकर राजा को भेंट किया। जब धनुष बाण इतना बड़ा और भारी है तो इसे चलाने वाला भी बहुत बड़ा होगा, राजा ने सिपाही से पूछा। नहीं महाराज, वो तो एक सुकोमल युवक था। सिपाही के मुख से असली बात निकल गई। ये सुनकर राजा को सिपाही पर बहुत क्रोध आया कि वो उसे चोरी का सामान भेंट कर रहा है। साथ ही उसे ये जिज्ञासा हुई कि वो युवक कौन है, देखने में कैसा है जिसका ये धनुष बाण है। राजा ने विचार किया कि ये धनुष बाण उस युवक को वापस कर देना चाहिए और जब वो युवक इसे लेने आएगा तो वो उसे देख भी लेंगे। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि एक धनुष बाण उसे मिला है, जिसका भी हो वो आकर उसे ले जाए, किंतु असली मालिक की पहचान के लिए उसे चलाकर दिखाना होगा। ये समाचार पक्षियों के द्वारा शेरनी के पास पहुंचा। चारों शेरों ने भी सुना। वे अपने छोटे भाई का धनुष बाण वापस लाने को उद्यत हो उठे, किंतु शेरनी ने उन्हें समझाया कि उनका मनुष्यों के बीच जाना उचित नहीं है, बैगा राजकुमार को ही जाना होगा। इसके बाद बैगा राजकुमार राजा से मिलने अकेले चल पड़ा। राजा के महल के पास पहुंचकर उसे प्यास लगाई। बैगा राजकुमार महल के पास स्थित पोखर में पानी पीने को रुका। जिस समय वो पानी पी रहा था उसी समय महल की अटारी से राजा की चारों रानियों ने झांक कर नीचे देखा। उन्हें बैगा राजकुमार दिखाई दे गया। चारों रानियों को बैगा राजकुमार की वेशभूषा बड़ी विचित्र लगी। वे बैगा राजकुमार का उपहास करने लगीं। देखो देखो, हमारे महल के पास ये कैसा पशु आया है, एक रानी ने बैगा राजकुमार का मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, मुझे तो ये पशु बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है, दूसरी रानी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली। इसे तो राजा से कहकर किसी पिंजरे में बंद करवा देना चाहिए, तीसरी रानी ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, इसे तो वापस जंगल में भगा देना चाहिए, चौथी रानी खिलखिलाती हुई बोली। रानियों के ताने सुनकर बैगा राजकुमार ने अपना सिर उठाकर रानियों की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं पशु की तरह भले ही दिख रहा हूं, किंतु उन रानियों से तो अच्छा हूं जिन्होंने अपनी 5वीं रानी की संतान को पत्थर का बता दिया था। इतना कहकर बैगा राजकुमार महल के द्वार की ओर बढ़ गया, किंतु उसकी ये बात सुनकर चारों रानियां सन्न रह गईं। हमने तो ये बात सबसे छिपाई थी, राजा जी ने भी किसी को नहीं बताया। हमने अपनी उस दासी को भी मरवा दिया था जो ये भेद जानती थी,
फिर इस युवक को कैसे ये भेद मालूम है? पहली रानी चिंतित होकर बोली। हाँ, ये तो बड़े संकट का विषय है। हमें इस युवक की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा, दूसरी रानी ने कहा। इसके बाद चारों रानियों ने अपनी विश्वस्त दासी को राजकुमार के पीछे लगा दिया। कुछ देर बाद दासी ने आकर रानियों को बताया कि वो युवक धनुष बाण चलाने आया है। रानियों ने ये सुना तो उन्होंने योजना बनाई कि वो युवक चाहे धनुष बाण चला पाए या न चला पाए, किंतु इस परीक्षा के बाद उसे मरवा देना होगा, ताकि रानियों का भेद वो किसी और को न बता सके। बैगा राजकुमार को मरवाने के लिए रानियों ने 2 सिपाही उस स्थान पर भेज दिए जहां बैगा राजकुमार को धनुष बाण की परीक्षा देनी थी। उन्हें निर्देश दे दिया कि जैसे ही बैगा राजकुमार बाण चलाकर धनुष नीचे टिकाए, वैसे ही वे दोनों उसे मार डालें। रानियां बैगा राजकुमार को अपने सामने मरता हुआ देखने के उद्देश्य से परीक्षा स्थल पर जा पहुंची। युवक, धनुष पर बाण चढ़ाकर चलाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हमें विश्वास हो जाएगा कि ये धनुष बाण तुम्हारा है। हम तुम्हें तुम्हारा धनुष बाण ही नहीं देंगे, अपितु ढेर सारा इनाम भी देंगे, राजा ने बैगा राजकुमार से कहा। महाराज, ये धनुष बाण मेरा ही है। मैं अभी इसे चलाकर ये बात सिद्ध कर दूंगा, किंतु मुझे किसी इनाम की लालसा नहीं है। यदि आप मुझे इनाम के रूप में कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे न्याय दीजिएगा, बैगा राजकुमार ने कहा। न्याय? ये कैसा इनाम मांग रहे हो युवक? राजा ने चकित होकर कहा। पहले आप मेरा धनुष बाण चलाना देख लें, फिर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। बैगा राजकुमार ने धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचकर बाण चला दिया। बाण गर्जन ध्वनि करता हुआ आकाश की ओर उठा और फिर बादलों को भेदता हुआ वापस आकर उन दोनों सिपाहियों के सिरों को भेदता हुआ निकल गया जो बैगा राजकुमार को मारने वाले थे। ये दृश्य देखकर चारों रानियां डर गईं, जबकि राजा बैगा राजकुमार का कौशल देखकर अभिभूत उठा। युवक, मांगो, जो भी मांगना चाहते हो वो मांगो, राजा ने बैगा राजकुमार से कहा। महाराज, मुझे अपनी मां के लिए न्याय चाहिए, बैगा राजकुमार ने कहा। न्याय अवश्य मिलेगा युवक। तुम्हारी मां कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूंगा जिसने तुम जैसी वीर संतान को जन्म दिया, राजा ने कहा। महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे ये कह दिया कि मेरी मां ने एक पत्थर को जन्म दिया है। क्या? राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गईं कि अब उनका भेद छिपा नहीं रह सकता है। उसी समय शेरनी अपने शेर पुत्रों के साथ वहां आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया। भय से थरथर कांपती रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने अपनी चारों रानियों की करतूत के बारे में सुना तो वो अवाक रह गया। इन चारों रानियों के सिर मुंडाकर इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दो, राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बना लिया और उनके सिर मूंडकर राज्य से बाहर कराए। इसके बाद राजा ने अपनी 5वीं रानी अर्थात बैगा राजकुमार की मां की खोज में सिपाही दौड़ा दिए। दूसरे दिन 5वीं रानी एक घने जंगल में मिल गई जहां वो झोपड़ी बनाकर रह रही थी। पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी मां के साथ घोर अन्याय किया, अतः एक अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं, राजा ने बैगा राजकुमार को अपना राज सिंहासन सौंपते हुए कहा। इस प्रकार बैगा राजकुमार बैगा राजा बन गया। एक दिन राजा ने बैगा राजकुमार से पूछा कि ये सच्चाई उसे कैसे पता चली थी। इस पर बैगा राजकुमार ने बताया कि ये बात उसे उसकी शेरनी मां ने बताई थी, किंतु ये भी समझाया था कि उचित समय आने पर ही मैं इस बात को प्रकट करूं जिससे आपको विश्वास हो सके। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शेरनी और उसके पुत्रों को धन्यवाद दिया। बैगा राजकुमार ने भी अपनी शेरनी मां और शेर भाइयों की सुरक्षा के लिए उस जंगल में शिकार करने की मनाही करा दी जहां वे लोग रहते थे। इसके बाद बैगा राजा न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। एक राज्य में एक राक्षसी रहती थी। वो बहुत बूढ़ी थी। राक्षसी दिन में पानी के अंदर रहती और रात को पानी से निकलकर आदमियों को खा जाती। इस तरह खाते खाते राज्य के सारे लोगों को वो खा गई। उस राज्य के राजा की इकलौती लड़की बहुत सुंदर थी। राक्षसी का मन उसे खाने को नहीं हुआ तो उस लड़की को वो अपने साथ पानी के अंदर ले जाकर पालने लगी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस राजकुमारी के 12 हाथ लंबे बाल थे। एक दिन राजकुमारी नदी के किनारे नहा रही थी।
बाल धोते समय उसका एक बाल टूट गया तो राजकुमारी ने बाल को एक डिबिया में बंद करके पानी में बहा दिया। वो डिबिया पानी में बहते हुए दूसरे देश के किनारे लगी। उस देश का राजकुमार शिकार के लिए निकला था। उसे नदी किनारे वो डिबिया मिली। डिबिया खोलकर देखा तो 12 हाथ लंबा बाल दिखा। राजकुमार था अड़ियल, अब शिकार करने क्या जाता, डिबिया लेकर वापस महल में पहुंच गया। अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो गया। कुछ खाया पिया नहीं, कितना भी पुकारा गया दरवाज़ा नहीं खोला। राजा और मंत्री के बेटे गहरे मित्र थे। जब राजकुमार ने किसी के पुकारने से दरवाज़ा नहीं खोला तो मंत्री के बेटे ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। तब राजकुमार बोला, मीत, तुम वादा करो कि मैं जो कहूँगा मुझे ला दोगे, तभी दरवाज़ा खोलूंगा। मंत्री का बेटा क्या करता, उसने वादा किया। राजकुमार ने दरवाज़ा खोला और बोला, ये बाल जिस कन्या का है उसे ले आओ, मैं उससे विवाह करूंगा, नहीं तो पानी भी नहीं पीऊंगा। मंत्री के बेटे ने अपने मित्र को आश्वस्त किया, बोला, मित्र, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो, तुम खाओ पियो, मैं उस कन्या को ले आऊंगा। तब राजकुमार ने खाना खाया। मंत्री के बेटे ने महाराज के पास जाकर सारी बातें बताईं और कहा, महाराज, 1200 बढ़ई को कहिए कि कल सुबह तक एक उड़न खटोला बनाकर दें। राजा ने तुरंत हुक्म दिया। 1200 बढ़ई बुलाए गए। राजा ने उनसे कहा, कल सुबह तक अगर उड़न खटोला नहीं बना तो तुम सबके पूरे वंश का सिर कलम कर दिया जाएगा। एक बूढ़ा बढ़ई बहुत परेशान होकर एक कदम के पेड़ के नीचे लेटा रहा। रात हुई पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उस पेड़ में एक गिद्ध का घोंसला था। रात को माँ गिद्ध घोंसले में लौटी तो बच्चे खाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। तब माँ गिद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा, आज जो कुछ लेकर आई हूँ उतना खा लो। कल 1200 बढ़ई के पूरे वंश का नाश होगा, तब जितना मन चाहे खा लेना, क्योंकि उड़न खटोला बढ़ई कहाँ से बना पाएंगे जो मरने से बच पाएंगे। गिद्धनी के बच्चे माँ से पूछने लगे, किस पेड़ की लकड़ी से उड़न खटोला तैयार हो सकता है माँ? गिद्धनी बोली, हमने जिस पेड़ में घोंसले बनाए हैं उसी पेड़ से उड़न खटोला तैयार हो सकता है। बूढ़ा बढ़ई ये सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे बढ़इयों से जाकर ये बात कही। सबने मिलकर उस पेड़ को काटा और उड़न खटोला बनाकर सुबह राजा को भेंट कर दिया। राजकुमार और मंत्री का लड़का उस नाव में बैठकर रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद नाव उसी किनारे जा लगी जहां वो राक्षसी रहती थी। शाम ढल चुकी थी। राक्षसी भोजन की तलाश में निकल गई थी। वो केशवती कन्या मुंह हाथ धोने के लिए नदी किनारे आई और उन 2 नवयुवकों को देखकर बोली, ओहो, तुम लोग इस देश क्यों आए? अभी राक्षसी आएगी तो तुम दोनों को खा जाएगी। ठीक है, अगर आ ही गए हो तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर उसने उड़न खटोले को छिपा दिया। दोनों मित्रों को पानी के अंदर राक्षसी के महल में ले गई। मंत्री के लड़के ने केशवती कन्या को सारी बातें बताईं। सुबह होते ही राक्षसी लौट आएगी, ये सोचकर रात बीतने से पहले ही केशवती कन्या ने उन दोनों को मक्खी बना दिया। वे दोनों मक्खी बनकर खंभे पर बैठ गए। राक्षसी लौटी तो उसकी नाक में इंसान की गंध समाई तो वो बोली, अरे बेटी, यहाँ इंसान के मांस की गंध कैसे आ रही है? यहाँ कोई इंसान है क्या? केशवती कन्या बोली, यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, बस मैं ही हूँ, मुझे ही खा ले। राक्षसी अपने दांतों तले जीभ दबाकर बोली, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तुझे खाऊंगी? इतनी बड़ी बात तूने कैसे कह दी? मैं भले मर जाऊं पर तू जिंदा रह। शाम होते ही राक्षसी आहार ढूंढने निकलती। उसी समय केशवती कन्या दोनों को इंसान बना देती। कुछ दिन बाद राजकुमार ने उस कन्या से शादी कर ली। रात में वे इंसान बनकर रहते। सुबह होते ही केशवती कन्या उन्हें मक्खी बना देती। राक्षसी घर लौटती तो इंसानी गंध की बात करती। उसके उत्तर में कन्या कहती, यहाँ तो और कोई नहीं है, मन हो रहा है तो मुझे ही खा ले। राक्षसी दांतों तले जीभ दबाकर चुप हो जाती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब दोनों मित्रों का मन ऊब गया था। तब मंत्री के लड़के ने केशवती कन्या को एक दिन कहा कि आज जब राक्षसी घर लौटेगी तो उससे बहुत प्यार से बात करके उसकी प्राणवायु किसमें है ये राज जान लेना। मंत्री के लड़के के कहे मुताबिक उस दिन राक्षसी के लौटने पर केशवती कन्या उसकी पैर मालिश करने लगी। तेल लगाकर मालिश करते करते वो रोती रही। तभी एक आंसू राक्षसी के पैर पर पड़ा। राक्षसी ने तुरंत आंसू को चाट लिया और बोली, अरे बेटी, तुझे किस बात की कमी है कि तू रो रही है? कुछ भूल गया हो तो कहो, ढूंढवा दूंगी। कुछ टूट गया हो तो बनवा दूंगी। स्वर्ग का चांद भी चाहेगी तो तेरे लिए ले आऊंगी। तू बता कि क्यों रो रही है? केशवती कन्या बोली, माई,
मैं सोच रही थी कि तू क्या सब दिन जिंदा रहेगी? अगर तू मर जाएगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? यही सोचकर आंखों में आंसू आ गए। राक्षसी उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैं क्या ऐसे ही मर जाऊंगी? मेरी प्राणवायु किसे मिलेगी कि मैं मर जाऊंगी? तू इसके लिए क्यों परेशान है? हमारे महल के बड़े वाले आंगन के बीचों बीच एक बड़ा संदूक गड़ा हुआ है। उसके अंदर एक दांत वाली खुरपी है। उस खुरपी से अगर कोई मर्द मेरे सिर में खरोंच लगाएगा और उसके बाद भी मेरी एक बूंद भी खून जमीन पर नहीं गिरेगा, तभी मेरी मौत होगी। नहीं तो मुझे कौन मार सकेगा कि तुम इतना चिंतित हो रही हो? दोनों मित्र मक्खी बनकर राक्षसी की सारी बातें सुन रहे थे। उसके बाद केशवती कन्या बोली, माई, ओ मेरी माँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर प्यार करती होती तो मेरे लिए धन संपत्ति नहीं रखती? उसकी बात सुनकर राक्षसी ने जहां जहां धन संपत्ति गाड़कर छिपा रखा था, सब जगहों के बारे में उसे बता दिया। शाम हुई तो राक्षसी आहार ढूंढने निकली। दोनों मित्रों ने आदमी बनकर आंगन के बीचों बीच खोदकर छिपाए गए संदूक से दांत वाली खुरपी निकाल ली। हर दिन की तरह उस दिन भी राक्षसी लौटकर आदमी की गंध के बारे में वही बात कहने लगी, तो केशवती कन्या ने भी पहले की तरह ही उत्तर देते हुए कहा, मैं ही अकेली यहाँ इंसान हूँ, चाहो तो मुझे खा लो। उसकी बात सुनकर राक्षसी ने अपनी जीभ को दांतों से काट लिया। थोड़ी देर बाद राक्षसी सो गई। राजकुमार और मंत्री के बेटे ने उस खुरपी से राक्षसी का सिर खरोंच दिया और एक बूंद भी खून जमीन पर नहीं पड़ा, बल्कि बिस्तर में गिरा। उसी समय राक्षसी एक भयानक चीख के साथ तड़पते हुए मर गई। राक्षसी के मर जाने के बाद सभी गड़ी हुई धन संपत्तियों को खोदकर दोनों मित्रों ने बाहर निकाला और तीनों उड़न खटोले में बैठकर अपने देश लौट गए। महल से कुछ दूरी पर रुककर मंत्री के बेटे ने पहले राजा के पास जाकर सारी बातें बताईं। राजा ने तब मंत्री, सेनापति, दरबारियों के साथ पालकी सवारी लेकर बेटा बहू को घर ले आए। राजमहल का केले के पेड़, कलश फूलों से सज गया। राजमहल की औरतों ने शंख, नंदी घोष ध्वनि से वर वधू का स्वागत किया। वाद्य शहनाई बज उठे। 7 सुहागनें 7 दिए लेकर वर वधू की वंदना करने लगीं। उसके बाद रानी आकर बेटा बहू को लेकर महल के अंदर गईं। बेटा बहू आनंदपूर्वक रहने लगे। एक महाजन था। उस महाजन के 2 लड़के थे। एक दिन महाजन ने दोनों लड़कों को बुलाकर कहा, देखो बेटा, बैठकर खाने से तो नदी का बालू भी शेष हो जाता है, इसलिए तुम लोग कमाने का कुछ उपाय करो। मैं तुम दोनों को 100-100 रुपए देता हूँ। तुम दोनों इसी पैसे से व्यापार करो, विदेश चले जाओ और वहां से क्या कुछ कमाकर तुम लोग लाओगे वो मुझे देखना है। इतना कहकर महाजन ने दोनों लड़कों को एक 100 रुपए दिए। बड़ा लड़का 100 रुपए लेकर रवाना हुआ। चलते चलते रास्ते में उसने देखा कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बेचने के लिए बाजार जा रहा है। महाजन के लड़के ने उससे पूछा, कितने पैसे में इस तोते को तुम बेचोगे? बहेलिया बोला, 20 रुपए में। महाजन के लड़के ने 20 रुपए देकर तोता खरीद लिया। चलते चलते उसने देखा कि एक व्यक्ति एक नेवले को बेचने के लिए ले जा रहा है। उससे दाम पूछने पर उसने कहा, 20 रुपए दोगे तो नेवला दूंगा। महाजन के लड़के ने 20 रुपए देकर नेवला खरीद लिया। कुछ दूर और चला होगा तो देखा कि एक व्यक्ति ऊद बिलाव लेकर जा रहा है। महाजन के लड़के ने 20 रुपए में उसे भी खरीद लिया। फिर कुछ दूर चला तो देखा कि एक व्यक्ति सांप को पिटारे में भरकर ले जा रहा है। उसने 20 रुपए देकर वो सांप भी खरीद लिया। इस तरह 80 रुपए खर्च हो गए तो बाकी बचे 20 रुपयों के साथ तोता, नेवला, ऊद बिलाव और सांप को लेकर वो घर लौट आया। उधर छोटा भाई 100 रुपए लेकर रवाना हुआ। वो लौटा तो अपने खाने पीने पर खर्च करने के बाद 400 रुपए कमाकर घर लौटा। महाजन ने जब ये सब देखा तो उसने छोटे लड़के को घर पर रखकर उसे सब कुछ सौंप दिया और बड़े लड़के को एक धौल जमाकर घर से भगा दिया। बड़ा लड़का चारों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा और उनसे बोला, तुम सब अपने अपने देश लौट जाओ, मैं तुम्हें कैसे पाल पोस पाऊंगा अब? तोता, नेवला, ऊद बिलाव और सांप सब ने उससे कहा, तुम इतना हमारे मीत बन गए हो, जब भी कोई विपत्ति आए तो हमें जरूर याद करना। इतना कहकर तोता, नेवला और ऊद बिलाव तो जंगल में चले गए, लेकिन सांप रुक गया। सांप ने कहा, मीत, चलो मेरे राज्य चलते हैं, वहां मेरे माता पिता हैं, उनसे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देंगे। सांप को देखकर उसके माता पिता खुशी से मानो अंधे हो गए। सांप बोला, मुझे मेरे इस मीत ने 20 रुपए देकर छुड़वाया है, नहीं तो आप लोग मुझे फिर कहाँ पाते। आप लोग पहले इनकी आवभगत करें, फिर मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा।
सांप के माता पिता ने महाजन के लड़के का खूब आदर सत्कार किया, बहुत स्वादिष्ट भोजन उसे खिलाया। विदाई के समय उसे एक मणि लाकर दी और कहा, ये मणि जिसके हाथ में होगी वो जो कहेगा मणि वही करेगी। इस मणि का नाम है अंबुजम मणि। महाजन का लड़का मणि लेकर वहां से विदा हुआ। चलते चलते वो एक राज्य में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने मणि से पूछा, हे मणि, तू किसकी है? मणि बोली, मैं जिसके हाथ में हूं उसकी हूं। तब महाजन के लड़के ने कहा, इस एक रात में ही इस राज्य के राजा के महल के सामने हीरा, नीलम, मोती, माणिक्य से बना एक महल खड़ा हो जाना चाहिए। इस राजा के तालाब के सामने संगमरमर का एक तालाब और राजा के बगीचे के सामने चांदी के पेड़ में सोने के फूलों से भरा एक बगीचा बन जाना चाहिए। और सच में ही सुंदर महल, तालाब, बगीचा रातों रात बनकर तैयार हो गया। सारे लोग देखकर भौंचक रह गए। महाजन का लड़का उस महल में रहने लगा। राजा जिस समय बगीचे में आते उसी समय वो भी अपने बगीचे में घूमता नजर आता। राजा शिकार पर जाते तो वो भी जाता। राजा महल की छत पर हवा खाने जाते तो वो भी अपनी छत पर पहुंच जाता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा महाजन के लड़के के महल में पहुंचे और उससे देर तक सुख दुख की बातें की। फिर बोले, मेरा तो कोई लड़का नहीं है, एक ही लड़की है, उसका ब्याह तुमसे करवा दूंगा, अपना मुल्क तुम्हें दे दूंगा, पर तुम ये बताओ ये धन दौलत तुम्हें कहाँ से मिली? महाजन का लड़का इतना छल कपट तो जानता नहीं था। उसने सारी बातें राजा को बता दी। बस फिर क्या था, राजा ये विचार करने लगे कि किस तरह चालबाजी से वो मणि प्राप्त की जाए। एक दिन राजा अपनी बेटी से बोले, तू महाजन के लड़के के पास जा, तुझसे वो ब्याह करने की बात करेगा। तू कहना मेरा 12 महीने का व्रत खत्म न होने तक मैं ब्याह नहीं कर सकती, पर किसी भी तरह से वो मणि उससे लाकर मुझे दो। राजकुमारी ने वैसा ही किया। महाजन के लड़के से राजकुमारी बोली, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो वो मणि कहाँ रखी है मुझे बताओ। महाजन के लड़के ने कहा, रात को सोते समय मैं अपने तकिए के नीचे मणि को रखकर सोता हूँ। उसके दूसरे दिन राजा ने बहुत सारी मिठाई बनवाकर उसके अंदर धतूरे के बीज को कूटकर भरवा दिया और अपनी बेटी को देते हुए कहा, महाजन के लड़के को ये मिठाई खिला देना, जब वो बेहोश हो जाएगा तब वो मणि तकिए के नीचे से निकालकर ले आना और मुझे दे देना। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तुझे ही 2 टुकड़ों में काट डालूंगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया, मणि लाकर राजा को दे दी। राजा ने मणि से पूछा, अरे हे मणि, तू किसकी है? मणि बोली, मैं जिसके हाथ में हूँ उसकी हूँ। तब राजा ने मणि को हुक्म दिया कि कल सवेरे जब ये महाजन का लड़का उठेगा तो वो फटे पुराने कपड़े पहने एक टापू में बिना दरवाजे वाले एक मंदिर के अंदर सोया होना चाहिए। सच में ही सुबह जब महाजन का लड़का उठा तो अपने को एक मंदिर के अंदर पाया। चारों तरफ अंधेरा था। मणि को ढूंढा तो पाई नहीं। अब वो पीछे की बात याद करके रोने लगा। तभी उसे अपने चारों मित्रों की बात याद आई। सोचा क्या पता चारों मित्रों को याद करूं तो शायद वो आ जाएं। ऐसा विचार करके वो चारों को याद करने लगा। ऊद बिलाव पानी में घुसा। सांप ने उसके चारों तरफ अपने को लपेट लिया और फन फैला लिया। उसके फन पर नेवला बैठ गया। इसी तरह वे तीनों 7 समंदर पार करके उस बिना दरवाजे वाले मंदिर के पास पहुंचे। तोता उड़ते हुए वहां पहुंच गया। तब नेवला नीचे से मिट्टी खोदकर अंदर जाने के लिए रास्ता बनाने लगा। चारों उस गड्ढे से होते हुए अंदर महाजन के लड़के के पास पहुंचे। महाजन का लड़का अपने मित्रों को देखकर खूब रोया। सबने मिलकर महाजन के लड़के को बाहर निकाला। तोता उड़कर जंगल से ढेर सारे मीठे फल लेकर आ गया। फल खाकर उसने अपनी आपबीती अपने मित्रों को सुनाई। चारों ने मिलकर 8 दिन के लिए खाने पीने का सामान लाकर उसके पास रख दिया और कहा, तुम यहीं ठहरो, हम लोग जा रहे हैं, जल्दी ही उस मणि को वापस लेकर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। इतना कहकर चारों मित्र राजा के महल में पहुंचे। राजा उस समय छत पर हवाखोरी के लिए गए हुए थे। तभी तोता वहां पहुंचकर बोलने लगा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, कृष्ण राम राम राम, चक्रधर पक्षी जन्म से उद्धार करो। इस तरह से वो गीत गोविंद पढ़ने लगा। राजा उसे सुनकर खुश हुआ। तब राजा नरम खीरा अपने हाथ में लेकर तोते को अपने पास बुलाने लगा। तोता बोला, तुम वादा करो कि मुझे पिंजड़े में नहीं रखोगे, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और हमेशा तुम्हारे ही पास रहूंगा। राजा ने वादा किया तो तोता उड़कर राजा के हाथ पर बैठ गया। राजा जो बुलवाते तोता वही बोलता। वहां रहकर वो मणि को भी ढूंढता रहता। रात को तोते ने देखा कि राजा सोते समय मणि को अपनी जीभ के नीचे रखकर सोता है। तोते ने अपने मित्रों से ये बात कही। राजा सोते में खर्राटे भरने लगा।
तभी सांप ने जाकर अपनी पूंछ राजा की नाक में घुसा दी। राजा को छींक आ गई और मणि मुंह से नीचे गिर गई। जैसे ही मणि नीचे गिरी, नेवले ने उसे अपने मुंह में दबा लिया। मणि लेकर चारों महाजन के लड़के से मिलने गए। ऊद बिलाव के ऊपर सांप अपना फन फैलाकर बैठा, उसके फन के ऊपर नेवला बैठा। तोता उनके साथ साथ उड़ने लगा। नेवले के मुंह में मणि थी। समुद्र पार करते समय नेवले ने जम्हाई ली और ठीक उसी समय मणि मुंह से निकलकर पानी में गिर गई। नेवले की बुद्धि गुम हो गई। कितने दुख तकलीफ से मणि मिली थी, अब कहाँ मिलेगी मणि? ऊद बिलाव ने ये बात सुनी। वो तो मछलियों का राजा ठहरा, उससे सभी मछलियां डरती हैं। ऊद बिलाव ने सारा समुद्र छान मारा। मछलियां डर के मारे थर थर कांपने लगीं। ऊद बिलाव ने राघव मछली को पकड़ा। राघव मछली ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया और बोली, जिसने भी मणि को लिया है वो लाकर दे दे, नहीं तो ऊद बिलाव आज हम सब का वंश नाश कर देगा। एक मछली उस मणि को निगल गई थी। राघव मछली की बात सुनकर उसने मणि को उल्टी करके पेट से निकाल दिया। मणि को लेकर चारों मित्र खुशी खुशी मन से महाजन के लड़के के पास पहुंचे। मणि वापस पाकर महाजन के लड़के का दिल खुशी से भर गया। उसने मणि को हुक्म दिया कि तुरंत एक हवा से भी तेज चलने वाला जहाज मंगा दो। महाजन का लड़का चारों मित्रों को लेकर 7 समंदर पार करके उस राजा के मुल्क में पहुंचा और मणि को हुक्म दिया कि इस राजा को फटे पुराने कपड़े पहनाकर 7 समंदर के बीच में स्थित टापू के बिना दरवाजे वाले मंदिर में रख दे। राजा का इस तरह बंदोबस्त करने के बाद महाजन के लड़के ने राजकुमारी को बुलाकर सारी बातें पूछीं। राजकुमारी सारी बातें मान गई। बोली, पिताजी ने कहा था कि मेरा कत्ल कर देंगे, इसलिए उन्होंने जो कहा वैसा ही मैंने किया। तुम्हारे जाने के बाद मेरा विवाह किसी अन्य से करने की जिद की, पर मैंने विवाह नहीं किया। मुझे तो ये सारी बातें पता नहीं थीं, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे पिता ने कह दिया था कि 1 महीने के अंदर मैं शादी करने के लिए राजी न हो जाऊं तो मेरे 2 टुकड़े कर देंगे। सौभाग्य से 1 महीना पूरा होने से पहले तुम पहुंच गए। महाजन के लड़के ने राजकुमारी की बात की सत्यता की जांच की तो पाया कि वो सच कह रही है। महाजन के लड़के ने सोचा कि जो होना था वो तो हो चुका, बस अब राजा को इस मुल्क में वापस नहीं लाना है। ऐसा विचार करके मणि को हुक्म देकर 7 समंदर के बीच उस टापू के अंदर एक दिव्य महल और बगीचा तैयार करवा दिया। राजा वहीं रहने लगा। महाजन के लड़के ने राजकुमारी से विवाह कर लिया, मंत्री उपमंत्री बनाकर रखा। राजकुमारी और महाजन का लड़का राज्य का सुख भोग करते हुए आनंद से रहने लगे।